Hey guys, welcome to my channel Textbook. Today we will discuss three topics, that is emotional intelligence, special abilities and creativity. So let's get started with emotional intelligence. ओके सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म है ये हमारे इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रॉड बना देती है क्योंकि इंटेलिजेंस इमोशंस को भी इंक्लूड कर रही है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? हमारे इमोशंस जो हैं एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। हम इमोशनली स्ट्रांग हैं या फिर वीक हैं, इस चीज़ से ये पता चलता है कि somebody इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट और नॉट। ओके, सिर्फ एक अच्छा आईक्यू होना ही इनफ नहीं है टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। इमोशनली इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है। हाउ? जैसे आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं बट फिर भी दे आर अनसक्सेसफुल इन देयर ओन लाइफ क्योंकि वो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपनी फैमिली में, वर्किंग एरियाज़ में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, बिकॉज दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस। उनका इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी वीक होता है। IQ is necessary to get job, but EQ is necessary to maintain job and life. Clear? So ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले सेलेवरी एंड मेयर ने दिया था। अकॉर्डिंग टू देम, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use the information to guide one's thinking and actions. सो इमोशनली इंटेलिजेंट कोई इंसान तब होता है जब उसका अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। ठीक है, मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस मतलब खुद के और दूसरों के इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। वो जानता है कि इसके साथ कैसे डील करने पे कैसे रिएक्शंस मिल सकते हैं। तो वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे सामने वाला भड़क जाए। उसे पता होता है कि किस टाइम पे कैसे इमोशंस दिखाने हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी भी हंस रहे कभी भी रो रहे। तो ऐसे जिनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है, जो अपने इमोशंस को बैलेंस रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शंस मतलब अपने एक्शंस को, थिंकिंग को गाइड करते हैं कि कब क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे रिएक्शन देना है, बिहेवियर शो करना है। अपने थिंकिंग को भी गाइड करते हैं कि कुछ नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव रहें। तो जो ऐसे अपने इमोशंस को, पर्सनालिटी को स्टेबल रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, इन पे कंट्रोल रखते हैं, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। गॉट इट? और उनका EQ ज़्यादा होता है। EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन। जैसे IQ होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वैसे EQ होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की? जैसे वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेके सेंसिटिव होता है, साथ के साथ वो दूसरों के इमोशंस को भी समझता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, टोन से। ओके, और वो अपने इमोशंस की इंटेंसिटी को भी समझता है, मतलब इमोशनली वो कितना डीप है, कितनी गहराई से खुद को जानता है। और जब वो खुद से या दूसरों से डील करता है तो अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस पे उसका कंट्रोल होता है टू मेंटेन पीस। ठीक है, ओके सो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं इमोशनल क्वेश्चन के: सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजिंग इमोशंस, मोटिवेटिंग, एम्पैथी आवरसेल्व्स एंड हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। फाइन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल एबिलिटीज़। इसके अंदर आता है एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड क्या होता है? लेट्स सी। It refers to special abilities in a particular field of activity. मतलब आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है किसी काम को करने की, इन अ पर्टिकुलर फील्ड। हर जगह नहीं, ये किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही होता है। जैसे आपके अंदर कितना एप्टीट्यूड है स्पोर्ट्स में आप कितना अच्छा कर पाते हो, कितना पोटेंशियल है आप में। जैसे आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हो तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा है क्रिकेट में, और आप इस चीज़ को मतलब आप इस चीज़ में और आगे जा सकते हो, इसे एज अ प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू ट्रेनिंग। मतलब अगर अच्छी गाइडेंस मिले, ट्रेनिंग मिले, तो हमारा एप्टीट्यूड इम्प्रूव हो सकता है। तो कुछ टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं जिससे हमारा एप्टीट्यूड चेक होता है कि मैथ्स में कितना एप्टीट्यूड है, इंग्लिश में कितना है, साइंस में कितना है। ओके, तो जब हमें हमारा एप्टीट्यूड पता चल जाता है तो इससे हमें हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस का आइडिया मिल जाता है कि हम कहाँ बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे
जब इंटेलिजेंस चेक करी जाती है तो ये पता चलता है कि जिन लोगों की इंटेलिजेंस सेम होती है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल्स। जैसे आपने अपनी क्लास में ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ इंटेलिजेंट बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे आपको मैथमेटिक्स में डाउट है तो आप उससे पूछते हो जिसका मैथ्स अच्छा है, और अगर आपको लिटरेचर में प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछते हो जो इसमें अच्छा है। एनुअल फंक्शन में सिंगिंग करनी है तो आप उसको कहोगे जो सिंगिंग में अच्छा है, राइट। तो ये जो स्पेसिफिक स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं इन्हें एप्टीट्यूड बोलते हैं। क्लियर। और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो इन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। फाइन। किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास एप्टीट्यूड के साथ साथ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज़ अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड एप्टीट्यूड इज़ द पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। तो ये दोनों चीज़ें जो है साथ में काम करती हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्टेड है बट उसके लिए एप्टीट्यूड नहीं है, सिमिलरली किसी के अंदर पोटेंशियलिटी है जॉब के लिए बट इंटरेस्ट नहीं है, तो इन दोनों केसेस में आउटकम जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना। अब जैसे आपका एप्टीट्यूड बहुत हाई है मैकेनिकल में एंड साथ के साथ आपका बहुत इंटरेस्ट भी है इंजीनियरिंग में, तो तभी तो आप एक सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर बन पाओगे, राइट। सो एप्टीट्यूड को बिल्डअप करने के लिए इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। अब जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वहाँ एप्टीट्यूड कैसे नज़र आएगा, है ना। अब एप्टीट्यूड टेस्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और एक होता है मल्टीपल जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ये स्पेशल एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे किसी टेस्ट में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ उसी चीज़ का एप्टीट्यूड चेक करना चाह रहे हैं। जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, टाइपिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। और मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, यहाँ अलग अलग फील्ड्स चेक होती हैं। जैसे एक पेपर में 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो जनरलाइज्ड है, वो पांचों में आपका एप्टीट्यूड देखना चाहते हैं जनरली। जैसे DAT हो गया, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ATB हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बैटरी हो गया, ठीक है। बैटरी मतलब काफ़ी सारे टेस्ट है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है, चलो देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़। तो क्रिएटिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड यूनिक, ठीक है। अभी तक हमने देखा है कि हर इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस अलग होती है, एप्टीट्यूड अलग होता है, पर्सनालिटी अलग होती है। अब हम देखेंगे कि हर इंडिविजुअल की जो क्रिएटिविटी है वो भी डिफरेंट होती है। कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ उतने नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक होते हैं। कुछ अपनी क्रिएटिविटी राइटिंग में शो करते हैं, कुछ डांस में शो करते हैं, कुछ म्यूज़िक में, पोइट्री में शो करते हैं। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी एक जो कॉमन चीज़ क्रिएटिविटी में है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड यूनिक, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी हम कहीं भी देख सकते हैं जहाँ कुछ नया इन्वेंट हो रहा है, कोई यूनिक चीज़ दिखती है, ठीक है। क्रिएटिव जो टर्म है ये हम सिर्फ क्रिएटिव पर्सन्स से जोड़ते हैं, राइट। जैसे आर्टिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, पोइट हो गए। बट इन रिसेंट ईयर्स हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टर्म को लेकर वो थोड़ी ब्रॉड हो गई है, अब ये लिमिटेड नहीं रही। जैसे जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है जो अपने सिंपल काम में लगे रहते हैं, लाइक कारपेंट्री, कुकिंग, दैट कैन ऑल्सो बी क्रिएटिव। बट ऐसा कहा गया है कि जो इनका लेवल होता है क्रिएटिविटी का वो उतना नहीं होता जितना आर्टिस्ट का होता है, साइंटिस्ट का होता है। इन टर्म्स ऑफ लेवल और एरियाज क्रिएटिविटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे एक लेवल ये हो सकता है कि आप कुछ न्यू आइडियाज़ लेकर आए हो, नई थ्योरी लेकर आए हो, या फिर एक लेवल ये भी हो सकता है कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें उसे आप मॉडिफाई करते हो, उसमें कुछ नया ऐड करते हो, ठीक है। रिसर्च से ये पता चल रहा है कि बच्चे की इमेजिनेशन जल्दी ही डेवलप होने लग जाती है, बट वो अपनी क्रिएटिविटी फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर नॉन वर्बल तरीके से शो करते हैं। और जब उनकी लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल फंक्शंस पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, उन्हें चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी वर्बली भी शो करने लग जाते हैं, ठीक है।
हमारी क्रिएटिविटी में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन दोनों का रोल होता है। क्रिएटिविटी की जो लिमिट्स होती हैं वो हेरिडिटी से आती हैं, बट एनवायरनमेंट से हमारी क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्केचिंग करना आता है क्योंकि आपके पेरेंट्स में से किसी को ड्राइंग अच्छी आती है, ठीक है। तो अब अगर आप इसे एज अ प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हो तो आप इसकी क्लासेस लोगे, है ना। अगर आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ आपको सपोर्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए, आप इसे इम्प्रूव करने के लिए क्लासेस लो, तो आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा डेवलप होगी, राइट। लेकिन जो एवरेज पर्सन होता है वो ट्रेनिंग के थ्रू कभी इतना क्रिएटिव नहीं हो सकता कि वो किसी आर्टिस्ट या साइंटिस्ट के लेवल को मैच करे। बट हाँ, जो उसका प्रेजेंट लेवल होता है क्रिएटिविटी का, वो उस लेवल को इंक्रीज ज़रूर कर सकता है, ठीक है। अब है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी का इंटेलिजेंस से क्या रिलेशन है? आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है दो बच्चों का। सुनीता एक एक्सेलेंट स्टूडेंट है, वो अपना काम टाइम पर करती है, क्लास में हाईएस्ट स्कोर करती है, अच्छे से इंस्ट्रक्शन सुनती है, कैचिंग पावर अच्छी है, बट वो खुद नए आइडियाज़ क्रिएट नहीं कर पाती, ठीक है। अब दूसरी साइड रीटा है, जो एवरेज है पढ़ाई में, वो ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं करती और वो खुद से पढ़ती है और वो नए तरीके से लोगों की हेल्प करती है और अपने काम और असाइनमेंट भी नए तरीके से करती है। तो सुनीता जो है वो इंटेलिजेंट मानी जाती है और रीटा जो है वो क्रिएटिव मानी जाती है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू लर्न फास्टर एंड रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली मे बी कंसिडर्ड इंटेलिजेंट मोर देन क्रिएटिव unless he she devises new ways of learning and doing. Fine. सो टर्मन ने 1920 में देखा कि जिसका आईक्यू हाई होता है वो क्रिएटिव नहीं होता और जो क्रिएटिव होता है उसका आईक्यू इतना हाई नहीं होता। और बाकी रिसर्चर्स ने ये देखा कि जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं या फिर कम क्रिएटिव होते हैं वो हाईली इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और एवरेज भी हो सकते हैं। एक ही बंदा क्रिएटिव भी हो सकता है और इंटेलिजेंट भी हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव भी हो। बट जो क्रिएटिव होते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, बिकॉज सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नेसेसरी टू बी क्रिएटिव, ठीक है। जैसे राइटर होता है तो उसे लैंग्वेज से डील करना पड़ता है, तो वहाँ इंटेलिजेंस चाहिए होती है। और जैसे आर्टिस्ट होता है तो उसे पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जो टेक्निक है पेंटिंग की उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ भी इंटेलिजेंस चाहिए, राइट। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच का जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है एंड क्रिएटिविटी टेस्ट भी होते हैं जिससे ये पता चलता है कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो ये टेस्ट ओपन एंडेड होते हैं, मतलब आपका अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसा भी सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम का। यू आर अलाउड टू थिंक डिफरेंटली, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता क्रिएटिविटी टेस्ट में। यू आर फ्री टू यूज़ योर इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेस इट इन योर ओन वेज। और इस टेस्ट में आप डिफरेंट स्टिमुलाई यूज़ कर सकते हो, जैसे वर्ड्स हो गए, फिगर्स हो गई, एक्शन, साउंड्स, क्लियर। इस टेस्ट के थ्रू आपकी एबिलिटी, पोटेंशियल चेक किया जाता है कि आप कितने डिफरेंट और यूनिक आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। नोट्स के PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।